हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल इंजीनियर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो आज उसका पार्ट 3 लेके मैं आया हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पार्ट 3। तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे कि जो सॉइल है उसका जो प्रॉपर्टीज है उसका जो रिलेशनशिप होता है, हम लोग 3 रिलेशनशिप उसमें पढ़े थे। तो वो 3 रिलेशनशिप क्या क्या है? रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो ई एंड पोरोसिटी एन। दूसरा रिलेशन हो गया रिलेशनशिप बिटवीन ई एस डब्ल्यू जी, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिलेशन बिटवीन बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। तो ये तीनों बहुत ज़रूरी फार्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बाकी जो रिलेशन है, कोशिश करेंगे उस सब रिलेशनशिप को डेरिवेशन के साथ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चौथा जो रिलेशन है वो है बल्क डेंसिटी या सैचुरेटेड डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी और सबमर्ज डेंसिटी, या आप कह सकते हैं यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट और हम लोग का यूनिट वेट जो होता है वाटर कंटेंट, वाटर का यूनिट वेट गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है ये बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके बता दूंगा और बाकी जो फॉर्मूला है आप लोग को याद रखना है, ये ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क यूनिट वेट क्या होता है? तो वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो वेट को हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे? वेट को हम लोग लिख पाएंगे डब्ल्यू एस, ठीक है। ये लिख सकते हैं डब्ल्यू एस बाय वी एस, मतलब जो टोटल वेट है वो क्या हो जाता है? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। या फिर हम लोग कह सकते हैं ये वेट ऑफ वाटर नहीं है, ये वॉइड, वेट ऑफ आपका वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो वेट ऑफ वॉइड तो अच्छा, ये जो है ये वेट ऑफ वाटर है, इसलिए वेट ऑफ वाटर है कि वॉइड का जो वेट होता है उसमें जो एयर होता है उसका वेट हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है बल्क यूनिट वेट W बाई वी, ये हो गया डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ये आप लोग समझ पाए ना? ये इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का वेट ऑफ वॉइड होता है वो केवल हम लोग वाटर का वेट लेते हैं, एयर का वेट को हम लोग जीरो लेते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए, क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तब फिर क्या किए हम लोग? इसमें हम लोग क्या किए, जो डब्ल्यू एस है, ठीक है, उसको हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसमें डिवाइड कर दिया, हम लोग उसमें लिख लिए। तो ये डब्ल्यू एस बाहर आ गया और इधर वी एस को ऐसे कर लिए उस हिसाब से, ठीक है। वी एस जो ये डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे, जैसे इधर डब्ल्यू डब्ल्यू के अंडर में डब्ल्यू एस कर लिए, वैसे वी वी के अंडर में हम लोग वी एस कर लिए। तो अभी हम लोग का बन के क्या आ रहा है? बन के हमारा ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे वाटर कंटेंट का क्या फॉर्मूला है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर, ये देखिए इधर देखिए, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड, ये हो गया वाटर कंटेंट का हम लोग का, ठीक है। और ये जो चीज़ है, बाकी जो चीज़ है ये हम लोग का जी गामा डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा। तो ये की फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसके बाद बाकी सारा फॉर्मूला बनते जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग का मेन फॉर्मूला आ जाता है। तो
जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो, होल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गामा डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग का गामा सेट हो गया, गामा सेट मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट में एस का वैल्यू इज इक्वल्स टू 100% हो जाता है, ठीक है। एस का वैल्यू हम लोग का 100% हो गया, तो यहाँ से एस गायब हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोग एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, ई आ गया इधर, ठीक है। तो जब ई आ गया बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है इधर एस इज इक्वल्स टू 1, तो ये सैचुरेटेड यूनिट वेट का ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग अगर ड्राई यूनिट वेट की तरफ जाएंगे तो एस जो है एस का वैल्यू 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म ही पूरा 0 हो जाता है, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग बस जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस जी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का गामा डैश। गामा डैश में क्या हो जाता है, हम लोग को पता है गामा डैश का फॉर्मूला आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं हम लोग, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन के आएगा, तो जीएस जो हो गया वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड -1 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, गामा डैश इज इक्वल टू जीएस -1 बाय 1 प्लस ई, होल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, गामा डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा गामा डैश, ठीक है। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा इसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है रिलेशन बिटवीन गामा डी, जी, डब्ल्यू एंड एन ए, ये जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो है डेरिवेशन, जैसे टोटल वॉल्यूम को हम लोग डिवाइड कर लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम एयर से, फिर हम लोग सब में क्या किए, वी डिवाइड कर लिए, टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर लिए, ठीक है। तो जो आया हम लोग का वो क्या आया, वी एस बाई टोटल वी, वी डब्ल्यू बाई वी, तो हम लोग का क्या आया 1 माइनस एन ए, एन ए मतलब क्या हो जाए, नेचुरल एयर कंटेंट होता है, ठीक है। तो जो एन ए होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ए बाई वी, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो एन टर्म होता है ना उसमें टोटल वी वो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। ये जैसे एन हो गया पोरोसिटी, एन ए हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, हाँ। अगर आपको अभी ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप चिंता मत करिए, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। ये वीडियो आप रेफ़र करिएगा, अगर क्वेश्चन आंसर के टाइम में आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई फार्मूला अगर नहीं आता है तो ये वीडियो को आप रेफ़र करिए। मैं आगे चल के एक फार्मूला शीट भी बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। एक फार्मूला शीट का एक वीडियो भी बना लूँगा, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, ठीक है, इतना ही कहूँगा। तो ये जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो क्या बन के आएगा, गामा डी इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है। ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेता है इसके रिलेटेड, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो आज तक कभी ऐसे देखा नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है इसका। अगर प्रॉब्लम भी पूछ लेता है तो फॉर्मूला याद रखे रहेंगे तो उसको भी आप अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये उसका ये फॉर्मूला को मैं अच्छे से लिख दिया हूँ इधर, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है एस डब्ल्यू जी, बल्क यूनिट वेट और आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट। तो इसका जो फॉर्मूला है ये डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
इसको आप लोग देख लीजिएगा। नहीं, अगर आप लोग को अच्छे से इसको जानना है तो मैं इसको समझा दूंगा आपको, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए उतना मैं इस पर टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। तो ये जो है ये इसका टोटल फार्मूला आ जाता है, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको बस सिंपल ये पैरामीटर्स दिया रहेगा और ये फार्मूला पूछेगा, बस इतना ही होता है ये सब फार्मूला में, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे बताइए, मैं एक वीडियो बना लूँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का टेस्ट्स। तो क्या क्या टेस्ट रहता है? टेस्ट रिलेटेड टू हम लोग का वाटर कंटेंट रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है और बल्क यूनिट वेट रहता है, ठीक है। हम लोग को बल्क यूनिट वेट निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं। तो आइए देखते हैं, जितना टेस्ट कवर हो पाएगा अभी वो टेस्ट सब हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग देखते हैं कि वाटर कंटेंट रिलेटेड क्या क्या टेस्ट है, ठीक है। वाटर कंटेंट के रिलेटेड हम लोग का क्या क्या टेस्ट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो टेस्ट है वो है ओवन ड्राइंग मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग को चाहिए सॉइल सैंपल, ठीक है, 60 से 100 ग्राम के अंदर चाहिए, एक कंटेनर चाहिए और इलेक्ट्रिक ओवन चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग पहले लेते हैं सॉइल, जो सैंपल होता है सैंपल को कलेक्ट करके लाते हैं, सॉइल सैंपल को। फिर एक जो कंटेनर लेते हैं, पहले कंटेनर का वेट ले लेते हैं, कंटेनर का वेट जो हो गया वो W1 हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, वो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में सॉइल को डालते हैं, उसका वेट ले लेते हैं, वो W2 हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, जो कंटेनर है उसको हम ओवन में रखते हैं, कितना टाइम के लिए, 24 घंटा के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ओवन में उसको 24 घंटा रखते हैं। अगर आप सैंड के साथ टेस्ट करें, केवल सैंडी सॉइल है तो उसको 4 से 6 घंटा में हो जाता है, क्लेई सॉइल है तो 16 से 20 घंटे के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो जो है हम लोग उसको रखते हैं। फिर जो हम लोग का सैंपल रहता है उसको कंटेनर के साथ बाहर निकालते हैं और फिर उसको वेट करते हैं, वो जो वेट आता है उसको हम लोग W3 बोलते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला निकल के आ गया वाटर कंटेंट का, उसको निकालने के हम लोग क्या करते हैं, W2 से W3 को माइनस करेंगे, इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कंटेनर का वेट मॉइस्ट सॉइल के साथ और ड्राई सॉइल के साथ, ठीक है, ये दोनों चला गया, माइनस हो गया, तो हम लोग को पता चल जाएगा वेट ऑफ वाटर कितना हो गया। फिर ये एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है, इसमें से अगर हम लोग इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो सॉलिड है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपका है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो ये जो है वेट ऑफ वाटर निकल गया, ये वेट ऑफ सॉलिड निकल गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का जो है ये वाटर कंटेंट हम लोग का निकल जाता है इस मेथड के थ्रू। ये जो मेथड है ये बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है, कोई भी कर सकता है इसको, और एक्यूरेट मेथड है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट मेथड है। आप एक बार किसी को बता दीजिएगा वो कर देगा इसको, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है वो भी आ जाता है, ठीक है। ये जो मेथड है, ठीक है, ये हर तरह के सॉइल के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड को, ठीक है। और जो इसका जो डिसएडवांटेज है वो मेन डिसएडवांटेज है, इसको हम लोग लैब में करना पड़ता है, ठीक है, और ये टाइम लेता है 24 घंटा मिनिमम 24 घंटा के बिना ये इसको हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ का डर भी रहता है, जैसे मैं पहले बोला कि हर कोई कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। एक चीज़ ऐसा है कि ये जो ओवर हीटिंग हम लोग कर लेते हैं कभी कभी, जो टेम्परेचर है वो मान के चले कि इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम के तय से हो या फिर जो यूज़र है वो उसको नहीं पता चलता है, अगर टेम्परेचर किसी भी कारण से बढ़ गया तो स्ट्रक्चरल वाटर हम लोग का चला जाता है। स्ट्रक्चरल वाटर जाने से क्या प्रॉब्लम होता है ये मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। देखिए हम लोग जब ये टेस्ट करते हैं ना, सॉइल का जो हम लोग का वाटर कंटेंट होता है ना, हम लोग सॉइल में 4 तरह का वाटर रहता है, ठीक है। पहला टाइप का जो वाटर है वो है आपका ग्रेविटी वाटर, दूसरा है आपका कैपिलरी वाटर,
ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, ग्रेविटी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और स्ट्रक्चरल वाटर। तो ये ग्रेविटी वाटर क्या होता है? ये जो नॉर्मल जब रेन होता है और ग्रेविटी के थ्रू जो पानी जो सॉइल के अंदर जाता है वो ग्रेविटी वाटर हो गया। ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये है जो एटमॉस्फेरिक हम लोग का वाटर होता है। अगर हम कोई चीज़ को गर्म कर लेंगे तो जो ह्यूमिडिटी होता है उसको वो एब्जर्व कर लेता है ठंडा होते होते, तो उसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। और कैपिलरी वाटर क्या होता है कि अगर मान के चलिए नीचे पानी का सोर्स है और वो पानी का सोर्स से अगर कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर अगर सॉइल के अंदर जा रहा है तो उसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल वाटर हो गया जो सॉइल का सॉइल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है, जो हम लोग डेफिनेशन में पार्ट 1 में पढ़े थे। तो कोई कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसमें तो पानी तो रहेगा ही रहेगा, तो वो उसका वो मान के चलिए कोई कंपोनेंट है उसमें पानी है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल है उसमें, तो वो जो है वो स्ट्रक्चरल वाटर है, उसको हम लोग लूज नहीं करेंगे। तो उसको अगर लूज कर लेंगे तो रिजल्ट जो है वो अलग आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को ये ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग का जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो फाउंडेशन के रिलेटेड हम लोग काम करेंगे उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर इसको कंसिडर नहीं किया गया है ऊपर वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर है उसको उतना रखना है कि स्ट्रक्चरल वाटर का लॉस नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट अलाउड टू रिमूव, हम लोग को स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव करने का परमिशन है ही नहीं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, नोट्स पे मैंने लिख दिया है इसमें। ये पीडीएफ नोट अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो टेम्परेचर है हम लोग 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। सॉरी, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम लोग जो टेम्परेचर है उसको 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखते हैं, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिक सॉइल जब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है तो वो 60 डिग्री से ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर जिप्सम कंटेंट रहता है सॉइल में अगर जिप्सम प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं 80 डिग्री से नीचे ही रखते हैं उसको टेम्परेचर, ठीक है। वही सेम प्रॉब्लम होता है, स्ट्रक्चरल जो वाटर है उसी का ही प्रॉब्लम रहता है। जैसे कोई ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें तो वाटर रहेगा, ठीक है। तो जो ओवन है अगर सैंडी सॉइल रहेगा तो जैसे पहले बताया 4 से 6 घंटा में हो जाता है, लेकिन हम लोग 24 घंटा रखते हैं इसको, ठीक है। और क्लेई कंटेंट अगर रहेगा तो 16 से 20 घंटे में हो जाता है। मिक्स्ड सॉइल रहेगा तो 24 घंटा, तो इसीलिए हम लोग 24 घंटा ही मान के चलते हैं, क्योंकि सॉइल हमेशा मिक्स्ड स्टेट में ही रहता है, ठीक है। प्योरली हमको सैंड मिलने के लिए उसको छानना पड़ता है छलनी से, ठीक है। प्रॉपर अगर सैंड रहेगा तो सैंड को हम लोग ला के उसको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट मेथड है वो है पाइक्नोमीटर मेथड। पाइक्नोमीटर क्या होता है? पाइक्नोमीटर एक डिब्बा जैसा रहता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम जो है 900 ml का रहता है उसका वॉल्यूम, ठीक है। और ये टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सॉइल सैंपल चाहिए 200 से 400 ग्राम, ठीक है। और क्या चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग को जानना जरूरी है। किसका? सॉइल का। देखिए ये ऊपर जो टेस्ट किए इसमें हम लोग को कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं था, स्पेसिफिक ग्रेविटी या कोई ऐसे पैरामीटर का ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसमें हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी का ज़रूरत है, ठीक है। और हम लोग को वेटिंग लिक्विड चाहिए, या तो वो वाटर हो सकता है और या तो केरोसिन हो सकता है। वाटर का इस्तेमाल हम कब करते हैं और केरोसिन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, चलिए आगे जानते हैं, ठीक है। तो ये जो पाइक्नोमीटर है ये ऐसा दिखता है, लगभग मैंने इसको बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। आप लोग अगर लैब में टेस्ट किए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो ये जो है पाइक्नोमीटर जो है ये, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इसका वेट ले लेते हैं पाइक्नोमीटर का, उसको W1 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, वाटर सैंपल प्लस पाइक्नोमीटर ये दोनों का हम लोग वेट ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, सॉइल सैंपल और पाइक्नोमीटर ये दोनों का हम लोग वेट ले लेते हैं, ठीक है। वेट ऑफ सॉइल सैंपल प्लस पाइक्नोमीटर ये W2 हो जाता है आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो
वेट ऑफ वाटर प्लस सॉइल सैंपल प्लस पाइक्नोमीटर। हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो सॉइल रहता है, पाइक्नोमीटर रहता है, उसमें पूरा फुल तक उसको पानी भर लेते हैं, ठीक है, और उसका वेट ले लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, टोटल पानी भर लेते हैं पाइक्नोमीटर में सॉइल को निकाल के, और उसका वेट ले लेते हैं। अब 4 वेट हम लोग के पास आ गया। वो 4 वेट को हम लोग इस फॉर्मूला में डालना पड़ेगा हम लोग को, W2 माइनस W1 बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 बाई G। देखिए, इसके लिए हम लोग को G का जरूरी था। ये फॉर्मूला में G हम लोग को चाहिए, बिना G का वाटर कंटेंट नहीं निकलेगा, ठीक है। और देखिए, अब ये मेथड आप कहाँ करिएगा, जहाँ पे आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, आप वहाँ पे ये मेथड आप यूज़ करेंगे। इसका एडवांटेज है, ये बहुत क्विक मेथड है, ठीक है। ये मेथड को हम लोग लैब और फील्ड दोनों जगह कर सकते हैं, ठीक है। अगर पाइक्नोमीटर बोतल है, आप फील्ड में लेके जा सकते हैं तो कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये लैब में ही किया जाता है ये मेथड, ठीक है। तो सवाल कभी, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि ये लैब मेथड है कि नहीं, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। ये एक इनएक्यूरेट मेथड है। हम लोग को जो ओवन ड्राई मेथड में जितना एक्यूरेसी मिलेगा, इसमें उतना एक्यूरेसी नहीं मिलता है, ठीक है। और ये मेथड कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा। अगर सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता नहीं है तो ये मेथड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पाइक्नोमीटर है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी जानने के लिए। तो वो जो फॉर्मूलाज हैं, वो शायद मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा वो टेस्ट जो है, सॉरी। तो जब वो टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे निकलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ये एक लैब मेथड, क्योंकि देखिए जनरली कोई फील्ड पे ये मेथड करता नहीं है, ठीक है। और जो हम लोग का वेटिंग लिक्विड होता है, ठीक है, उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है, तो इसी वजह से इसको लैब में करते हैं, ठीक है। फील्ड में भी कर सकते हैं, वैसे फील्ड में भी कर सकते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, लैब में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि लैब मेथड है या फील्ड मेथड है, आप लैब मेथड ही लिखिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा वो। तो ये जो मेथड है, ये कोहेशनलेस सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा आता है। तो कोहेशनलेस सॉइल क्या होता है, जिसमें कोहेसिव फोर्स नहीं रहता है। जैसे क्ले टाइप सॉइल रहता है ना, उसमें कोहेसिव फोर्स रहता है, ठीक है। जब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे ना, तब आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगा। लेकिन जान लीजिए, कोहेशन एक कोहेसिव फोर्स होता है, एक सॉइल का वो एक इंटरनल फोर्स रहता है, वो हर चीज़ को खींच के रखता है अपने तरफ, ठीक है। तो ये कोहेशनलेस सॉइल के लिए ही है। कोहेशनलेस सॉइल क्या होता है, जिसमें वो जो फोर्स है वो नहीं रहता है, कोहेशनलेस मतलब नहीं रहता है वो, ठीक है। जैसे कि अपना सैंड हो गया, ठीक है, बालू हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड सिल्ट जो है, बड़ा दाना वाला सिल्ट जो रहता है, जो बड़ा रहता है, सिल्ट का जो पार्टिकल साइज बड़ा रहता है, उसमें वो कोहेशनलेस रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंट्रैप्ड जो एयर है वो हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं। बालू जो है, बालू का जो एंट्रैप्ड एयर है वो जल्दी निकल जाता है, ठीक है। उसको थोड़ा ही चलनी से चाल देंगे तो वो एंट्रैप्ड एयर निकल जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल मतलब जैसे कि मैं बोला, जिसका दाना बड़ा रहता है, ठीक है, बड़ा दाना सॉइल के लिए ये अच्छा रहता है। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को वेटिंग एजेंट चेंज करना पड़ेगा, केरोसिन। जो मैं पहले बोलना चाह रहा था कि जो केरोसिन है, हम लोग इसको कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग के पास कोहेशनलेस सॉइल नहीं होगा, हम लोग के पास क्या होगा, कोहेसिव सॉइल होगा, ठीक है। जिसके जैसे कि क्ले हो गया, ठीक है। क्ले में क्या होता है, क्ले में कोहेसिव फोर्स रहता है, वो अपने तरफ खींचता है हर चीज़ को, वो सॉइल। जैसे रिटेनिंग वॉल हो गया, रिटेनिंग वॉल के पीछे कोहेसिव सॉइल होता है तो अपने तरफ खींचता है ना, वो कोहेशन का फोर्स लागू होता है, ठीक है। वो तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, वो सब अभी डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से देखिए आप। ये जो है केरोसिन हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग को कोहेसिव सॉइल का इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट जानने के लिए बाय पाइक्नोमीटर मेथड,
ठीक है। और एक मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इसमें ये कैल्शियम कार्बाइड का जो पाउडर है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये सबसे रैपिड मेथड है, 5 से 7 मिनट में हो जाता है ये, ठीक है। ये जो मेथड है बहुत रैपिड है। इसके लिए, इसको मेज़र करने के लिए हम लोग के पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो जो है कैल्शियम कार्बाइड के साथ हम लोग जब मिलाते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस रिलीज करता है, ठीक है। और वो एसिटिलीन गैस करता है, वो इंस्ट्रूमेंट को प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो हम लोग को डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितना वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, केमिकल का इस्तेमाल होता है। और ये जो मेथड है इसका ये एडवांटेज है कि ये बहुत क्विक मेथड है और लैब फील्ड दोनों जगह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्यूरेसी है वो ओवन ड्राई मेथड जितना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का मेथड आता है सैंड बाथ मेथड। ये क्या होता है? ये फील्ड मेथड होता है ओवन ड्राई मेथड का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एक स्टोव का इस्तेमाल करके सॉइल को ड्राई करते हैं और फिर वो सेम रहता है पूरा एग्जैक्टली सेम, वैसे ही W1 जैसे ओवन ड्राई मेथड में W2 W3 पूरा सेम रहता है, ठीक है। और ये जो सैंड बाथ मेथड है ये क्या है? क्विक मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक ओवन इज अवेलेबल। या इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगा या फिर ओवन रहेगा फील्ड में, जो कभी कभी नहीं रहता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो इलेक्ट्रिक ओवन नहीं रहता है, तो हम लोग फील्ड में करते हैं। और केरोसिन स्टोव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर जिसमें हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, वो गर्म होता है, अपना अनुमान के हिसाब से आदमी इसको टेस्ट करता है, जो साइड में रहते हैं इंजीनियर, ठीक है। ठीक है, और इसका जो प्रोसीजर है और मेथड ऑफ कैलकुलेशन है ये सेम है जो ओवन ड्राई मेथड है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो मेथड है वो है एल्कोहल मेथड। ये जो एल्कोहल मेथड है इसमें क्या होता है? मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज होता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। और ये भी एक क्विक फील्ड मेथड है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये सब जो मेथड आप देख रहे हैं ना ये फील्ड मेथड है, ऊपर वाला जो था वो फील्ड और लैब का था, ठीक है। ये सब फील्ड मेथड है, ठीक है। ये मेथड में क्या होता है? जो मिथाइलेटेड स्पिरिट को क्या करते हैं, सॉइल के साथ मिला देते हैं, फिर उसको जला देते हैं, और जलने के बाद जलने से पहले एक वजन लेते हैं, जलने के बाद एक वजन लेते हैं, ठीक है। और उससे जो है वाटर कंटेंट निकालते हैं। ये मेथड बस थोड़ा बहुत पूछ लेगा कि ये फील्ड मेथड है, ये इसका एडवांटेज क्या है, ऐसे ही पूछ लेता है। तो बस इतना ही आप लोग जानिए, उतना डिटेल में हम लोग अभी टेस्ट को जानने से कोई फ़ायदा नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है हम लोग का टॉर्सन बैलेंस मेथड होता है। ये भी एक फील्ड मेथड है, ठीक है। और इसमें हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होता है। और इसका जो एडवांटेज है ये क्वेश्चन पूछ लेता है ड्राइंग और वेइंग किस मेथड ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, किस टेस्ट में ड्राइंग और वेइंग एक साथ होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आप इस चीज़ को याद में रखिए कि ड्राइंग एंड वेइंग आर डन साइमल्टेनियसली ओनली इन टॉर्सन बैलेंस मेथड, ठीक है। और ये रैपिड मेथड है और एक्यूरेट भी है, लेकिन ये जो मेथड है इंफ्रारेड रेडिएशन यूज हो रहा है तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ठीक है, इसका जो डिसएडवांटेज है। और ये कॉस्टली भी है ये मेथड, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ये हो गया, ठीक है। और जो लास्ट मेथड है वो है रेडिएशन मेथड, ठीक है। रेडिएशन मेथड में क्या होता है? ये एक फील्ड मेथड है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप लाइक कोबाल्ट 60 इज यूज्ड। इसमें कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये कोबाल्ट का, ये यूज़ होता है, ठीक है। और वो जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो ज़मीन के नीचे उसको रखते हैं और रेडियो एक्टिविटी होता है, उसमें से वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल जाके वो वाटर में लगता है और फिर हम लोग को वो सेंसर रहता है उसमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि वाटर कंटेंट कितना है करके। और ये मेथड भी कॉस्टली ही है, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है, हमेशा नहीं आता है। तो ये इतना आप याद रखिए, आपका एग्जाम के लिए हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछ लेता है इसका मेथड, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो टेस्ट रहेंगे उनको देखेंगे
और इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह और क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर का जो एक वीडियो है वो भी बना लूँ, ठीक है।